So, hello Bachcha Party, welcome back to STVZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, first of all, best of luck to all of you कल के तुम्हारे एग्जाम के लिए, क्योंकि सुबह में तुम बड़ा ही जल्दी में रहोगे तो उस टाइम पे वीडियो देखने का ना तो टाइम रहेगा और ना ही हमारी बातचीत हो पाएगी। लेकिन कुछ बातें मैं अभी शेयर करना चाह रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है और ये लास्ट मोमेंट पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान सीख लिया, अभी तक आपने जो सीखा वो नॉलेज है और उसी के बिहाफ पर हम कल की फाइट करने वाले हैं। लेकिन फाइट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस बात के लिए मैं ये आप लोगों को ये वीडियो इस चीज के लिए मैं आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने एमयू में बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स दिए हैं। एएमयू कैप्सूल नाम की 2 किताबें हम लोगों ने एसटीबीजी ने पब्लिश किया है। तो क्या है कि हर साल मैं बहुत सारे बच्चों को अपने सामने अपने इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते हुए देखता हूं, सीखते हुए देखता हूं और सेलेक्ट होते हुए देखता हूं। और कई बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जो आके मल शुरू में तो अच्छे थे पर बाद में एग्जाम के टाइम पे कुछ गलतियां कर दी और उस वजह से या तो उनकी रैंक घट गई, मतलब वो बच्चा डिजर्व तो बेहतर करता था लेकिन वो उस रैंक को अचीव ही नहीं कर पाया या फिर वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। तो कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करना है। ऑब्वियसली मैं कोई भी ऐसी जादू की पुड़िया 5 मिनट में आपको नहीं देने वाला हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, आप एग्जाम के ड्यूरेशन में लापरवाही करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला था पर रुक गया। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप बॉर्डर पे हो या थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल रहा है और इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको जरूर फायदा होगा और शायद आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एंड वंस अगेन गाइस, टेंशन मत लो। देखो, सिर्फ कल के एग्जाम से ये डिसाइड नहीं होगा कि तुम लाइफ में फेलियर बनोगे या सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन ये जरूर डिसाइड होगा कि तुम्हारा एएमयू में एडमिशन होगा कि नहीं। और ये तुम्हारे करियर का पहला सीढ़ी है। और अगर तुम कल इस पहली सीढ़ी पर चढ़ गए तब तो बहुत बढ़िया, अगर कल ट्रेन पकड़ लिया तो फिर बहुत बढ़िया, वरना फिर 1 साल सेम ट्रेन को पकड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो अभी जो ट्रेन आने वाली है कोशिश करना कि इसमें तुम चढ़ जाओ ताकि अगले 4 साल में तुम्हारा बीटेक क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं आज के अपने शानदार वीडियो को। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि देखो यार, अगर तुम कल एमयू के एग्जाम को देने जा रहे हो तो पहली चीज, ओएमआर बेस्ड अपना एग्जाम है तो कई तरीके के पेन लेके जाना। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा, रफ शीट भी मिलेगी और वहां पे क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और एक ओएमआर शीट भी मिलेगी। ओएमआर शीट के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं। ओएमआर शीट जब मिलेगी तो वहां पर नाम, रोल नंबर सब कुछ ढंग से भरना है, क्योंकि एक बार अगर तुम रोल नंबर गलत भर दोगे तो वहीं पर तुम आउट हो गए, है ना। तो ये चीज नहीं, इस चीज के साथ लापरवाही नहीं करनी है। टेस्ट में हमने बहुत सारे ओएमआर फिल करने की आपसे प्रैक्टिस करवा रखी है, तो एमआर में ओएमआर शीट पे नाम, रोल नंबर अच्छे से भरना है और साथ ही साथ उसको बबल भी बहुत बढ़िया तरीके से करना है। अब दूसरा तरीका यह कि तुम पेन कहीं लेके जाना, उसमें से एक पेन सिर्फ ओएमआर भरने के लिए लेके जाना। ध्यान रखना कि वो मोटा पेन होना चाहिए। जैसा कि अभी लास्ट टेस्ट में मैंने पेन डिस्ट्रीब्यूट सबको करवा दिया था जितने भी बच्चे टेस्ट देने आए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। अच्छा देखो, तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो भी आए अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। और मैंने इसके लिए चूंकि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा या जिन लोगों का नहीं भी होगा उनका हम बाद में देखेंगे कि अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनको सिलेक्शन होगा आप लोगों के काउंसलिंग को आसान करने के लिए मैंने नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, तो उसे तुम भर सकते हो ताकि बाद में जब रिजल्ट वगैरह आएगा तो हम कम्युनिकेट कर सकें। अब एक बात है कि ओएमआर बेस एग्जाम है तो 3-4 तरीके का पेन लेके जाना, उसमें से एक थिक पेन होना चाहिए। थिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बबल करना है, 100 क्वेश्चन है और लगभग 50, 60, 70 बबल तो हर बच्चा करता ही करता है। अब पतला पेन लेके चला जाता है तो बबल करने में उसको गोला को रंगने में दिक्कत होती है, टाइम ज्यादा लेता है। तो तुम थोड़ा सा मोटा चलने वाला पेन लेके जाना, पहली बात। दूसरा, कई बच्चों को मैं देखता हूं कि थोड़ा हडल क्रिएट कर देते हैं, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं लिया, फोटो उनके पास नहीं है और आधार कार्ड ही नहीं है या फिर उनके पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है, तो ये सब नहीं करना है कि घर पे भूल के चले गए। अभी इसी वक्त रात को ही रख लो ताकि सुबह ले जाने में कोई
चीज ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुबह एकदम शांत दिमाग से, आराम से, शांत दिमाग से जाना है, भजन सुन के आराम से शांत दिमाग से जाना है। किसी भी तरीके की अपने मतलब दिमाग में उथल पुथल क्रिएट नहीं करनी है। हम जितना काम होकर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, है ना, साइकोलॉजी के हिसाब से हम उतना बेहतर करने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। जितना ज्यादा आप पैनिक होगे, जितना ज्यादा आप बेचैन मन से पेपर को सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा सिली मिस्टेक करने की चांसेस रहेंगे। तो ये सब पहले ही रख लो, इन सब के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो हम करने बताने वाले हैं, मैं तुम्हें अब एक एक पॉइंट्स बताना शुरू करता हूं जो नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या है कि एक एवरेज बच्चा जो थोड़ा एफर्ट करे तो सिलेक्शन हो सकता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़े कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि ये बड़ा सिली मिस्टेक कर देते हैं। इनकी एक रेसी, ऐसा नहीं कि इनके पास नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज होता है, पर ये छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं। एग्जाम के टाइम में इनका दिमाग नहीं चल पाता है, और उस चक्कर पहले उसी सवाल को, उसी टाइप के क्वेश्चन को या मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम को पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो कहते हैं सर दिमागी काम नहीं किया, सर ये तो सिली मिस्टेक हो गया, सर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रख पाया, सर पूछा था, कई बार ऑप्शन में पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ये सर मैं पढ़ ही नहीं पाया कि पूछ रहा नहीं है, मैंने पहला वाला देखा और पता चला पहला वाला ही ऑप्शन सही है, और मैं वो टिक मार के आगे बढ़ गया, बाकी तीन को ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सारी चीजें, सवाल को पहले ढंग से पढ़िए क्या पूछ रहा है। तो सिली मिस्टेक के चक्कर में कई बच्चों के 3-4 नंबर यूं ही उड़ जाते हैं, और 3-4 नंबर उड़ने का मतलब है कि निगेटिव मार्किंग भी हुआ, और जो 4 नंबर थे वो तुम्हारे आने जो थे वो भी चले गए। तो 4 क्वेश्चन गलत होने के बाद मतलब ये हुआ कि 5 नंबर यूं ही चले गए। तो कई बार सिली मिस्टेक से, क्योंकि यार 5 नंबर मायने रखता है ना, 100 में से तुम 30-35 लेके आते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर 5 नंबर उड़ गया, तुम 30 पर अटक गए, तब तो हो चुका तुम्हारा कांड, सिलेक्शन ही नहीं होगा। मान लो 33 पे सिलेक्शन होना था, 27 ही आया तो हो चुका कांड, 30 ही आया तो हो चुका कांड, है ना, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ये कई बार ऐसा होता है कि 2-4 नंबर से बच्चा बॉर्डर लाइन पे रुक जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो 2-4 नंबर एक कर नहीं सकता था, एक कर सकता था, लेकिन इसने एग्जाम में जाके क्या कर दिया, कमाड़ा कर दिया, सिली मिस्टेक। अच्छा, ये कोई बहुत गलत चीज नहीं है सिली मिस्टेक, ये सबसे होती है, मुझसे भी मेरे एग्जाम में बहुत बार हुई है। मैं इधर आईआईटी के एग्जाम में कई बार मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, बाद में जब प्रोफेसर साहब कॉपी दिखाते तो मैं सर पकड़ दूं कि अरे सर 1 नंबर बढ़ा दो यार, ये प्लस की जगह माइनस रह गया था, सर बढ़ा दो है ना। तो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा, लेकिन अवॉइड करना है। इस बात का कल दिमाग में बैठा के जाना कि सिली मिस्टेक नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने टाइम ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा, एक जो अच्छा बच्चा है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, जिसके कम से कम 20-25 नंबर बन रहे हैं, 20-25 नंबर बन रहे हैं, जो 100 में से 20-25 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करेक्ट कर दे, मैं उसको बोलूंगा कि तुम तुक्का अवॉइड करना। कई बार होता है कि यार 25-30 नंबर पे इंटरनल बच्चे का 25-27-30 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा होता है, लेकिन तुक्का मार के सही तो करके आता है 30, और तुक्का मार के उसको बना देता है 25, तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है कि बाउंड्री क्रॉस करके भी उसकी गेंद वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि भाई साहब ने बहुत दबा के तुक्के मारे हैं। तो अगर आपके 25-30 नंबर एकदम सही सही बैठ रहे हो तो तुक्का अवॉइड करें। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो अलग ही बात है, फिर तो आप अपने हिसाब से गाड़ी को बिल्कुल डिराइव करें, क्योंकि जब खेल नहीं सकते हैं तो क्या ही करेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तीसरा, कई बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। होता क्या है, ओएमआर फिल करते टाइम बड़ा जल्दी रहता है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, गोला मार दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, बबल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एक बार सवाल कूद के करेंगे, एक बार बबल करेंगे, सवाल कूद के करेंगे, बबल करेंगे। अब उसमें दिक्कतें क्या होती है कि कई बार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे और बबल कर दिए खट्टे से 6 में। अब 6 तो गया और साथ ही साथ 5 भी गया। बात समझ में आ रही है नहीं क्या है? तो कई बार ऐसा होता है कि बबल में ही मिस्टेक कर देते हैं गधेड़े। अब बबल में मिस्टेक करने का मतलब वो तो बना बनाया नंबर चला गया, एक नंबर तो गया ही गया, 0.25 नंबर अलग से अवार्ड कर दिया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और ये उसमें से एक गधेड़ा मैं भी हूँ। मैं भी अपने एग्जाम टाइम में, मुझे याद है मैं यूपीटीयू का एग्जाम दे रहा था, उस समय 150 सवाल आया करते थे जहां तक मुझे याद है, और 150 में से एक आध तो बबल में ऐसे ही मार देता था, मतलब एक आध तो बबल ऐसे ही गड़बड़ हो जाता, ऐसा चश्मा लगाता था ना, थोड़ी देर में कभी कभी निकाल लेता था और इधर का उधर हो जाता था। तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि बहुत पसीना होता है और चश्मे पे क्या होता है ना,
मतलब थोड़ा धुंधला होने लगता है, तो उस चक्कर में कई बार हम निकालते हैं और कबाड़ा हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ना तुम ध्यान देना कि ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक मत करना, वरना ये तुम्हारे जी का काल बन जाएगा और तुम आके घर पे अपने को चाटे मारोगे कि यार ओएमआर सही भर दिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है और एक टाइम मैनेजमेंट कैसे बना के रखना है। उससे पहले मैं एक बात और तुम्हें बता दूं, एग्जाम में अगर मान लो तुम्हें पेपर मिला, पहला सवाल नहीं आ रहा है, दूसरा सवाल नहीं आ रहा है, तीसरा सवाल नहीं आ रहा है, तो होपलेस मत हो जाना, पैनिक सिचुएशन में मत चले जाना। जैसे कि मान लो तुमने शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू किया, लगातार 3-4 सवाल तुम्हें आ ही नहीं रहा है, तो टेंशन मत दो, पीछे से शुरू करो, है ना, बात समझ रहे हो क्या? पीछे से शुरू करो, लेकिन होपलेस नहीं होना है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत खराब थी, सारे टफ सवाल शुरू से ही दे दिए गए हो, या सारे टफ सवाल तुम्हारे सेक्शन का वहीं से दे दिया गया हो जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो होता है ना कि जब स्टार्टिंग ही खराब हो जाती है तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। ये चीज नहीं करना है। अब मैं तुम्हें साफ साफ बोलूंगा, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, क्योंकि जब तुम्हारी अंदर की बेचैनी बढ़ेगी तो ये साइकोलॉजिकल बात है कि सिली मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस घट जाएगा। और क्या ना कि अभी समझो कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे मिस्टेक के वजह से एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें रिजल्ट के टाइम पे। तो पैनिक सिचुएशन में आओगे तो गलती करने का चांसेस बढ़ जाएगा, चाहे तुम मतलब बैटल फील्ड में, चाहे सिचुएशन तुम्हारे साथ हो या तुम्हारे अपोजिट में खड़ी हो, तुम्हें क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कलम चलाते रहना, अपना तलवार चलाते रहना और क्वेश्चन का भाजीपाला बनाते रहना है। तो टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि यार टाइम मैनेजमेंट कैसे, अब पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ड्यूरिंग द पेपर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा 100 नंबर का बेटा पेपर होने वाला है और 100 नंबर में से 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और हमें मात्र 2 घंटे का ही टाइम मिलने वाला है। अब 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन निपटाना है, 100 क्वेश्चन टॉपर भी नहीं निपटा पाएगा, तो इतना तुम टेंशन मत लेना। तुम जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है तो मैं 1.5 घंटे मैथमेटिक्स को ही दे दिया, क्या हाँ 34 क्वेश्चन करने थे, 1.5 घंटे 34 क्वेश्चन करने में ही लगा दिया और उसमें मात्र 15-20 सही हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपका फिक्स टाइमिंग होना चाहिए कि भाई करना कैसे। अब जैसे मैं अपना तजुर्बा बताऊं, मैंने कैसा करा था। जैसे मैं वही वाला आदमी था कि जो पसंद आ रहा है पहले उसको कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज तुम मत करना। लेकिन मेरा क्या था कि मैंने सबसे पहले फिजिक्स खोला और 3 घंटे का पेपर होता था, 150 नंबर के आते थे और मैं पहले फिजिक्स निपटा दिया। और मेरा मुझे लगता था है कि ज्यादातर फिजिक्स के ही भरोसे मेरा क्या हो गया था, ऑलमोस्ट एडमिशन डन हो गया था। तो मैंने पहले फिजिक्स निपटाया, उसके बाद से फिर केमिस्ट्री निपटाया और उसके बाद से क्या किया, फिर जो मैथ्स बचा उसको फिर मैं जल्दी जल्दी किया, ज़्यादा सवाल नहीं कर पाया था टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा, है ना। 50 में से मुझे लग रहा है 10-15 सवाल भी बड़ा मुश्किल से मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। तो क्योंकि मैं लगभग 1.5 घंटा जो लिया था वो लगभग लगभग फिजिक्स में ही ले लिया था। फिर 45 मिनट केमिस्ट्री को दिया था और बाकी के टाइम में 8-10 सवाल जो भी मैथ्स में बन पाए थे। अब हुआ क्या था कि मैं बहुत प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट लेके नहीं चल रहा था। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, इस बात के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि ये बढ़िया सवाल है इसको कर लेते हैं, नहीं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सही है लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए सही नहीं है। बढ़िया सवाल है, तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ दो। अब जो एक बेस्ट तरीका मैंने जो देखा, जो जनरली मेरे फ्रेंड्स वगैरह फॉलो करते थे, जनरली ये लोग केमिस्ट्री पहले उठाते थे क्योंकि केमिस्ट्री आसान होती थी और क्योर केमिस्ट्री को भी बड़ा मतलब केमिस्ट्री को बड़ा इजी वे में जल्दी जल्दी ये हो जाता था। तो लगभग लगभग अगर 50 क्वेश्चन होता था तो 45 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर ये लोग निपटा देते थे। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को उठाया और एक साथ निपटाया, फिर पूरा केमिस्ट्री का बबल भरा। उसके बाद फिर फिजिक्स उठाया, एक साथ निपटाया, फिर उसका बबल भरा। फिर मैथ्स को उठाया और मैथ्स में देखा कि कौन कौन सवाल आसान है, कौन कौन सवाल ईजी है, उनको निपटाया, फिर बबल भरा। फिर टाइम बचा तो देखा कि अच्छा मॉडरेट वाले सवाल कौन से हैं, उनको निपटाया, फिर बबल भरा। और फिर जब लास्ट का टाइम बचता है तो एक सवाल किया बबल भरा, एक सवाल किया बबल भरा। तो इस तरीके से करके टाइम को हमें मैनेज करना होता है।
हमें फिक्स एक टाइम बनाना है कि हमें कौन से पोर्शन को पहले उठाना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरे पेपर को पहले ही एक इस बार स्कैन कर लेते हैं कि कौन कौन सा आसान है, कौन कौन सा टफ है, और फिर आसान सवाल को पहले कर लेते हैं, फिर एवरेज सवाल को करते हैं, और फिर लास्ट में टफ क्वेश्चन को करते हैं। पर उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो तुम्हारी आंखें स्कैन करके ही बता दे कि कौन सा आसान है, कौन सा टफ है। हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुम डेफिनेटली तुरंत तुरंत कर सकते हो कि भाई ये वाला बड़ा आसान है, लेकिन तरीका यही है कि पहले तुम एक सेक्शन को उठाओ, जो भी सेक्शन तुम्हें अच्छा आता हो, लेकिन टाइम को कॉन्साइड करके रखना कि कितना टाइम तुम्हें एक सेक्शन में देना है। और जब तुम्हें लगे कि यार मैं आधे मतलब जैसे मान लो तुम्हें फिजिक्स को 45 मिनट देना है तुम्हारे आधे 33 क्वेश्चन को करने के लिए, और तुम्हारे आधे घंटे निकल गए, 15 मिनट बचा है, तो उस 15 मिनट में सिर्फ आसान क्वेश्चन करो, टफ वालों को छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ो, नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट सेक्शन पे कूद जाओ। तो जनरली तरीका यही होता है, बाकी अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है हमेशा हाई होना चाहिए। बाकी होना ना होना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। बाकी उसका परिणाम क्या होगा, वो फल क्या मिलेगा, वो ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाला ही देगा। और अगर नहीं भी मिला तो टेंशन वाली बात नहीं है, समझो, क्या पता ऊपर वाले ने, अब चूंकि मैंने मेहनत किया है, ऊपर वाले को पता है कि भाई इसने बहुत घिसा है, बहुत मेहनत किया है, क्या पता ऊपर वाले ने एमयू से भी ज्यादा बढ़िया चीज का तुम्हारे लिए इंतजाम करके रखा हो। तो ऊपर वाले का यार, ऊपर वाला देना क्या चाह रहा है वो कौन जानता है। सो वी कांट डिफाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा होता है कि हम उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ऊपर वाला भी चाहता है कि यार क्रैक कर लेगा तो वहीं भाग जाएगा, इसको तो इसके लिए तो मैंने बेटर प्लान करा है, इसको उधर भेजेंगे, तो टेंशन मत लो। पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस शुड बी हाई, चाहे सिलेक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, कॉन्फिडेंस शुड बी हाई। लेकिन ये आपका तेवर होना चाहिए कि जितना पढ़ा है उतना जरूर करके आऊंगा, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर होना चाहिए कि अगर मैं फिजिक्स में 20 चैप्टर कर लिया हूं, 15 चैप्टर कर लिया हूं, तो इनके सवाल को जरूर निपटा दूंगा। ज्यादातर अगर तुमने 60-70% सिलेबस कर लिया है तो भी तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है आराम से। लोगों ने फोड़ा है, मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि 50-60% का सिलेबस ढंग से करने के बाद भी बच्चों ने क्या किया है, एग्जाम फोड़ा है। तो तुम अब ये मत सोचना कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम ये सोचो कि जो सिलेबस हुआ, अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना हुआ है अच्छे से नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। अगर 60% 65% भी सिलेबस है तो भी तुम आराम से फोड़ोगे, 50% वाले भी कई बार फोड़े हैं। तो सिलेबस अगर तुम्हारा ढंग से तैयार है, तुमने मेहनत किया, तो तुम फोड़ोगे, और इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, जो हार है, हार होगा या जीतोगा ये तो बात की बात है, लेकिन कल की फाइट जी जान से लड़नी है। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्जाम फोड़ के आना, मुझे बताना कैसा हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।